वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड आई। दोस्तों सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइव पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एने फ्रैंक के द्वारा लिखे गए चैप्टर द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग एने फ्रैंक के बारे में जान लें। एनिलस मैरी फ्रैंक 12 जून 1929 फरवरी और मार्च 1945 वाज ए जर्मन डच डायरिस्ट ऑफ ज्यूइश हेरिस्ट। तो एने फ्रैंक बेसिकली उनका लाइफ स्पैन है 1929 से 1945 के बीच में, जो कि एक जर्मन डच डायरिस्ट थी ज्यूइश हेरिटेज की। वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड Jewish victims of the Holocaust, she gained fame posthumously with the 1946 publication of the 47 publication of the Diary of a Young Girl in English। बेसिकली एने फ्रैंक को जो फेम मिली है वो उनके डेथ के बाद मिली है, जब उनकी डायरी को पब्लिश किया गया है। जब उनकी डायरी को पब्लिश किया गया है, जो डायरी की उन्होंने 1942 से 44 के दौरान जब वो हाइडिंग में रह रही थी उस समय लिखी थी। और वो हॉलोकास्ट जब नाजी लोग ज्यूज़ को मार रहे थे उसकी एक मेन विक्टिम थी, और उसी चीज़ को डिपिक्ट करते हुए ये कहानी है। और ये कहानी उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर्ड है, और बेसिकली ये कहना गलत नहीं होगा कि उसकी पर्सनल डायरी का ही एक हिस्सा है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन बुक्स एंड हैज़ बीन द बेसिस फॉर सेवरल प्लेज एंड फिल्म। ये दुनिया की फेमस बुक्स में से एक है, और कई प्लेज और मूवीज़ का ये बाद में बेस भी, आधार भी बनी है। तो ये थी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एने फ्रैंक के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ मेन टॉपिक, दैट इज एने फ्रैंक्स डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। क्वेश्चन, हाउ डज एने पोर्ट्रे द वर्ल्ड टर्न टॉपसी टर्वी इन हर डायरी एंट्री 25 जुलाई 1944, बट पर्टिकुलर वन लेड टू दिस। एने ने किस तरीके से अपनी दुनिया को इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि 25 जुलाई 1944 को ऐसा लग रहा था कि उसकी उन लोगों की पूरी दुनिया हिल गई। और वो कौन सा इवेंट था? 25 जुलाई 1944 को उन्हें खबर मिलती है कि उनके घर के सामने वाला जो सब्जियों वाला था उसे पकड़ा गया है, और उसे इस जुर्म में पकड़ा गया है कि उसने अपने घर पे कुछ पारसी लोगों को शेल्टर दिया था, सेफ करके रखा हुआ था। तो इसीलिए इनका वर्ल्ड अपसाइड डाउन हो गया, क्योंकि ये लोग भी छुप के रह रहे थे, और इनको अब ये डर था कि अगर पुलिस उन्हें पकड़ सकती है तो इनका पकड़ा जाना भी लगभग निश्चित है, ये भी किसी टाइम पकड़े जा सकते हैं। राइटली पोर्ट्रेज द वर्ल्ड टर्न टॉपसी टर्वी इन हर डायरी एंट्री में 25 1944 25 समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग एवरी डे। वो कह रही थी कि कुछ ना कुछ रोज़ गलत हो रहा था। दिस मॉर्निंग देयर वेजिटेबल मैन इज़ अरेस्टेड फॉर कीपिंग द ज्यूज़ इन हिज हाउस। और आज उनकी दुनिया इसलिए उथल पुथल लग रही थी क्योंकि आज के दिन उनको ये खबर मिली थी कि उनके घर के सामने वाला सब्जियों वाला वैन हॉवन को पकड़ा गया है, क्योंकि उसने अपने घर में कुछ पारसी लोगों को शरण दे के रखा हुआ था। ऑल ज्यूज़ आर रनिंग फॉर देयर लाइव्स। सारे के सारे पारसी लोग अपनी ज़िंदगी के लिए इधर उधर घूम रहे थे। रिस्पेक्टेबल पीपल आर बीइंग सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप, प्रिजन्स एंड लोनली सेल्स। जो ज्यू लोग थे उन लोगों को कंसंट्रेशन जेल्स में भेजा जा रहा था बिना किसी जुर्म में, और नाजी लोगों ने यह ठान लिया था कि वो पारसी लोगों को ख़त्म कर देंगे। द ज्यूज़ आर बीइंग कॉट अंडर डिफरेंट एक्सक्यूज। बिना किसी ठोस क्राइम के, बिना किसी सबूत के झूठे आरोप लगा के पारसी लोगों को पकड़ के जेल में डाला जा रहा था, लोनली सेल्स में जा रहा था। इसीलिए इनको ये अब डर सता रहा था कि अगर इनके घर के सामने वाले सब्जियों वाला पकड़ा जा सकता है तो इनका पकड़ा जाना भी निश्चित है, ये भी किसी पल पकड़े जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस हाउ एने प्रेजेंट्स हर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ विशिंग टू लिव एंड टू डाई एट द सेम टाइम। किस तरीके से एने एक ही समय में अपने जीने और मरने की विश करती है। एने पहले जब वैन हॉवन पकड़ा जाता है इनके घर के सब्जियों वाला, तो एने कहती है कि ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है 2 साल से डर डर के जी रहे हैं तो वो मर जाए। बट तभी एने को एहसास होता है कि ज़िंदगी बहुत प्रेशियस है, ऐसी ज़िंदगी खोनी नहीं चाहिए। तो उस समय जहाँ पे ये ज़िंदगी को रिजेक्ट करती है पहले, फिर बाद में उम्मीद करती है कि शायद आने वाले पल उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आएँ, ये
जो दुख भरा टाइम है वो बीच है। वेरी ऑफन देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट इन एनी एंड हर माइंड। अक्सर एनी और एनी के जहन में एक द्वंद्व चलता रहता था। इफ़ दे हैड नॉट गॉन इन टू हाइडिंग दे वुड हैव बीन डेड। एक द्वंद्व ये चल रहा था कि अगर वो सुरक्षित जगह पे नहीं गए होते, छुपने की जगह पे नहीं गए होते, तो वाकई में वो लोग उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल के मार दिया जाता। एंड ए थॉट दैट इट वुड हैव बीन बेटर, इट वुड हैव सेव्ड देम फ्रॉम लाइफ ऑफ मिजरी। वो एक समय तो उसे आता है कि ऐसी दुख भरी ज़िंदगी, ऐसे तरसयोग हालातों में जीने से अच्छा है तो पकड़े जाते और वो मर जाते। कम से कम उन्हें ऐसी तरसयोग मौत से बदतर ज़िंदगी तो नहीं जीनी पड़ती। डेंजर वॉज ऑलवेज हैंगिंग ओवर द हेड्स ऑफ दोज हु हैड गिवन देम शेल्टर। और अब तो ये कह रही है कि इनके साथ साथ उन लोगों के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है जिन लोगों ने इनको भागने में मदद की थी और इनको छुपा के रखा है। तो इसीलिए यहाँ पे जहाँ पे इनके ऊपर खतरा है, इन्होंने अपने साथियों के ऊपर भी खतरा रखा है। बट शी रिजेक्टेड दिस थॉट, बट कुछ ही पलों बाद उसने इन विचारों को छोड़ दिया। देयर वॉज अ नेचुरल लव फॉर लाइफ इन ऑल ऑफ देम हु सस्टेन्स लाइफ, दे होप फॉर ए बेटर लाइफ। तभी उसने कहा कि हमें ऐसे ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी आस है तो सांस है। तो हम लोगों को एक बेटर कल की जो कल्पना है, सोच है, आशावादी रहना चाहिए। इसीलिए यानी कुछ पलों पहले मरने की विश करती है, बाद में कहती है नहीं हम लोग इन हालातों से लड़ेंगे और उम्मीद करती हूँ कि एक बेहतर कल में पहुँचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does a call-up notice mean? Why does it lead to a tense atmosphere in Frank household? Call-up notice का क्या मतलब है और कॉल-अप नोटिस आते ही एने के घर में क्यों टेंशन का माहौल बढ़ गया था? कॉल-अप नोटिस का मतलब है जिस शख्स के नाम पे भी कॉल-अप नोटिस आया होगा उसे पुलिस या मिलिट्री के आगे पेश होना होगा और उन्हें कंसंट्रेशन लोनली सेल्स में डाल दिया जाएगा। और एने की फैमिली में कॉल-अप नोटिस आते ही इसलिए खलबली मच गई थी क्योंकि एने फ्रैंक की बड़ी बहन जो कि 16 साल की है उसके नाम पे कॉल-अप नोटिस आया हुआ था। और इसका मतलब था उसकी बहन को और उसके परिवार को भी ऐसी यातनाओं और ऐसे स्ट्रेसफुल माहौल का सामना करना पड़ सकता था। A call-up notice means a notice ordering a person to show up before the military police of German Nazi Party in the Second World War। कॉल-अप नोटिस का मतलब है कि जिस शख्स के नाम पे कॉल-अप नोटिस है उस शख्स को मिलिट्री पुलिस के आगे पेश होना पड़ता है। दूसरी वर्ल्ड वॉर के दौरान ये जर्मन नाजी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को शुरू किया था। इट लेड्स टू अ टेंस एटमॉस्फेयर इन फ्रैंक हाउस होल्ड बिकॉज अ कॉल-अप नोटिस मीन दे कॉल्ड अप ए पर्सन विल बी केप्ट इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप एंड लोनली सेल्स। और एनए के घर में कॉल-अप नोटिस आते ही इसलिए डर का, खौफ का या चिंता का माहौल बन गया था क्योंकि जिस शख्स के नाम पे कॉल-अप नोटिस आया था इसका मतलब है उन्हें रेफ्यूजी कैंप्स, जेल में डाला जा सकता है। इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप द ज्यूज वर केप्ट इन वेरी मिजरेबल कंडीशन एंड टॉर्चर्ड। और कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में पारसी लोगों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता, उनको बहुत ही टॉर्चर किया जाता। लोनली सेल्स वर मेंट फॉर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, उनको अकेले अकेले कमरों में रखा जाता था, खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था और बहुत यातनाएं दी जाती थी। और इतनी यातनाएं दी जाती थी तो कई बार तो उन यातनाओं को सहते सहते लोगों की डेथ भी हो जाती थी। इसीलिए एनए के घर में कॉल-अप नोटिस आते ही चिंता का माहौल बन चुका था। कमिंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू एनए एंड आवर फैमिली डिसाइड टू गो इनटू हाइडिंग? एनए और एनए का परिवार क्यों हाइडिंग में जाने का निर्णय लेता है? क्योंकि दूसरे वर्ल्ड वॉर में एनए की फैमिली को कॉल-अप नोटिस रिसीव हुआ था और कॉल-अप नोटिस एनए की बहन के नाम पे था। इसका मतलब ये था कि उनकी फैमिली को और उसकी बहन को टॉर्चर किया जाएगा, मिजरेबल कंडीशन में रखा जाएगा, लोनली सेल्स में रखा जाएगा और वो नहीं चाहते थे कि ऐसा उनके साथ हो। इसीलिए वो एक छुपने की जगह पे, सुरक्षित जगह पे जाने का निर्णय लेते हैं। द मिलिट्री पुलिस ऑफ जर्मन नाजी पार्टी इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेंट ए कॉल-अप नोटिस। मिलिट्री पुलिस जर्मन नाजी गवर्नमेंट की सेकंड वर्ल्ड वॉर दौरान एनए की परिवार को एक कॉल-अप नोटिस भेजा गया था। इट वाज नॉट फॉर फादर बट फॉर 16 ईयर ओल्ड सिस्टर ऑफ एनए। पहले ये कन्फ्यूज़न होता है कि उसके फादर के नाम है, बट लेटर ये क्लैरिटी कर दी जाती है कि ये कॉल-अप नोटिस जो है एनए की 16 साल की बहन मार्गरेट के नाम पे है। इट मेंट दैट द गर्ल वुड बी टेकन अवे अलोन टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप और लोनली सेल। इसका मतलब ये था कि उस लड़की को अकेले कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स या जेल में डाल दिया जाएगा। दे शुड बी केप्ट इन मिजरेबल कंडीशन टॉर्चर्ड, उसको टॉर्चर किया जाएगा, अत्याचार किया जाएगा, उसके फिजिकली
असॉल्ट भी किया जा सकता है। द थॉट वॉज अनबिलेबल, और ये उनके और उनके परिवार के लिए असहनीय बात थी। सो व्हेन हिज फैमिली डिसाइडेड टू गो इनटू हाइडिंग, इट वाज ऑफ कोर्स अ वेरी पेनफुल डिसीजन। इसीलिए एनी और एनी के परिवार ने छुपने की जगह पे या सुरक्षित जगह पे जाने का निर्णय लिया, और ये निर्णय उनके लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि अपने घर और उनको छोड़ के जाना इतनी आसान बात नहीं होती। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।